यस, सो इन्नुएंडो। अब इसमें सीधे लिखना शुरू करिए। अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर a thing is hinted, instead of plainly stated। ये रेन एंड मार्टिन की बुक में है, मार्टिन साहब जो है इसको बोल रहे हैं ऐसे। तो मतलब कोई चीज है अगर आप उसको हिंट कर दो, ठीक है, मतलब सीधे सीधे ना कहो। एक्चुअली ये जो इनडायरेक्टनेस वाले हैं सब में ऐसे ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि किस सिचुएशन में क्या जानना है, लेकिन सब में इनडायरेक्टली बात हो रही है। तो यहां भी सेम वैसे ही सीधे सीधे बात न कह के आप हिंट दे रहे हो। कैसे? अब ये हिंट देखना कैसे दिया जा रहा है। इसमें एक्चुअली ना जो हिंट होती है वो थोड़ा सा अपोजिट आइडियाज वाले हिंट होते हैं। मतलब जब आप करोगे ना, इनके एग्जाम्पल देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे he was born of rich but honest parent। ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया कि आपने देखा कि भाई रिच है, और जब कोई रिच ना, ऐसे लोग जो रिच होते हैं अक्सर माना जाता है कि मतलब उनकी जो रिचनेस है वो डिसऑनेस्ट मैनर से आई है। तो मतलब मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। जो बट वर्ड है ये चीज हमें बता रहा है कि ये कहना कुछ और चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट्स, यानी ये सजेशन ये है कि जनरली जो रिच लोग होते हैं, अगर आप समझने की कोशिश करिए, ये इस लाइन का मतलब सिर्फ यही कहना चाह रहा है कि जो रिच लोग जनरली होते हैं और डिसऑनेस्ट होते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में कहना ये चाह रहा है, लेकिन इसने इसको ऐसे बोला है कि ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच बट ऑनेस्ट पेरेंट। तो इस तरह से चीजें जब कही जाएंगी ना, कि जैसे कोई चीज आपको हिंट करना है और उस हिंट में आप कोई निगेटिव चीज है लेकिन उसको दूसरे तरीके से उसके अपोजिट आइडिया के साथ कह रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा इन्नुएंडो के एग्जाम्पल्स में। इसी तरह से एक पुअर वाला भी आता है। नोट कर लिया इतना, तो अगले पेज पे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। आगे बढ़े हैं, बोलते जाइए आप लोग, तब आगे बढ़ेंगे। यस सर। नोट करके आगे बढ़े। जैसे एक एग्जाम्पल और है, आई विश टू डाई। ये देखिए, आई विश टू डाई अ नेचुरल डेथ। कोई बता सकता है इसका मतलब क्या हो सकता है? बहुत बड़ी बड़ी बात छिपी रहती है जो ये मतलब इनडायरेक्ट वाले हैं। अगर कोई कहना चाह रहा है कि आई विश टू डाई अ नेचुरल डेथ, तो क्या मतलब हो सकता है? मतलब सर कोई रोग से नहीं बनना चाहता है। ठीक है, और एक और मतलब नहीं, वो मरना चाहता है। ठीक है, एक्चुअली करना चाहता है। बिल्कुल, एक्चुअली देखिए यहाँ पे बात क्या है ना, जब इसमें करीब जाएंगे तो एनालिसिस करेंगे तो आप डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। एक क्या है कि जैसे डॉक्टर आप दवा करवा रहे हैं, तो आप देखते हैं ना कि डॉक्टर्स जो है एक के बाद एक दवा लिख रहे हैं, बुढ़ापे में ये खा लो वो खा लो, और आप बहुत परेशान हैं, है ना। तो कई बार ये लगता है कि व्यक्ति कहता है कि ये डॉक्टरों की दवाओं से मरने से बेहतर है। कई बार नहीं कहते हैं कि ये व्यक्ति मरेगा नहीं, ये डॉक्टरों की दवाओं से मर सकता है जरूर। तो यहाँ पे सिर्फ यही कहने का मतलब है
कि आप अगर मान लीजिए कि कोई बहुत ही सीरियसली इल है और उसको कोई सजेस्ट कर रहा है कि चलो एक काम करते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं और वहां पे दवा करवाएंगे, तो यहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति ये कहना चाहता है, आई विश टू डाई अ नेचुरल डेथ। बेहतर है कि मैं डॉक्टरों की दवाओं से मरूं, उससे बेहतर है कि मैं ऐसे ही बहुत शांति से, ठीक है, आराम से अपने जीवन में नेचुरल डेथ मरूं। ठीक है, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं जो मेडिकल है या जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ में बात कही गई है, लेकिन दूसरे तरीके से कही गई है। बस तो ये थोड़ा डीप मीनिंग रहता है और समझने की कोशिश आपको करनी है। जैसे एक और मैं बोल रहा हूं, देखता हूं इसको डीप कौन समझता है। थोड़ा सा टफ है ये, जितने भी अब इनडायरेक्ट वाले अब पढ़ने वाले हो ना आप, थोड़ा सा टफ है, बस थोड़ा समझने की कोशिश करना पड़ेगा। इट्स गुड टू बी सन ऑफ अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्या समझ में आ रहा है? अगर इसके पहले एक लाइन और लिख दूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही वॉज एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब आप लोग समझते हैं, ये पूरा सेंटेंस है। ही वॉज एक्विटेड। इट्स गुड टू बी सन ऑफ, टू बी द सन ऑफ अ पॉलिटिशियन। एक्विट कन्विक्ट आप लोग जानते हैं, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्विट? क्या मेघा जी नेटवर्क नहीं है आपकी तरफ? क्या आवाज नहीं है? आवाज नहीं आ रही है आपकी? लिख कर मैसेज में लिख के बताइए, ऐसे नहीं आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपकी तरफ से। दूसरा सर इसका मतलब होगा सर कि फॉर्चुनेट इनफ, मतलब सब सुख सुविधाएं उसके पास है, छूट सकता है आसानी से सर। हाँ, तो एक्विट का मतलब सिर्फ हमने पूछा था। एक्विट का मतलब कि किसी को दोष मुक्त कर दिया जाना। जी जी, ट्रायल से दोष मुक्त किया जाना। जैसे सपोज करिए कि आपके ऊपर अचानक एक पॉलिटिशियन का लड़का था और उसने कोई बहुत गलत काम किया। अक्सर आप लोग देखते हैं पॉलिटिशियंस लड़के फिल्मों, तिरंगा मूवी में देखिए, चाहे ऐसे तमाम, तो कहीं रेप करते हुए, कहीं कुछ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन बहुत आसानी से बच जाते हैं। तो होता क्या है कि ये कोई क्राइम कर दिए, उनको जो है बचा लिया जाता है बहुत आराम से, और जब मुकदमा चलता है तो वहां पे वो क्या हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं। तो यही चीज है कि ही वाज एक्विटेड, यानी उसे दोष मुक्त कर दिया गया, उसे छोड़ दिया गया, सारे दोषों से बरी कर दिया गया। इट्स गुड टू बी द सन ऑफ अ पॉलिटिशियन। तो यहाँ पे ये बात कुछ और कहना चाह रहा है, ये अच्छा है कि आप पॉलिटिशियन के सन रहिए, ठीक है, एक पॉलिटिशियन का सन होना अच्छा है। इसका मतलब कि इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाह रहा है कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं सब करप्ट होते हैं, ठीक है, वो सब करप्ट होते हैं, और करप्ट मीन्स का यूज करके जो है अपने जो भी उनके परिचित होते हैं या जहां से उनको फायदा होने रहता है उसमें वो काम करवा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। जी सर। ठीक है, तो बस यही है आपका इनुएंडो। इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब एक होता है सेक्सुअल इनुएंडो। अब ये मैं बताना नहीं चाहता हूँ, एक्चुअली ना शेक्सपियर ने इसको बहुत ज्यादा यूज किया है, बस इतना जान लीजिए। सेक्सुअल इनुएंडो, ठीक है, सेक्सुअल इनुएंडो। तो इसको सबसे ज्यादा यूज, अगर आपसे पूछे कि सेक्सुअल इनुएंडो को किस राइटर ने बहुत अच्छे से मास्टरली यूज किया है, तो विलियम शेक्सपियर, इतना ध्यान रखना है। ये एक बात हुई। दूसरी बात आपको ये समझना है कि सेक्सुअल इनुएंडो में होता क्या है। जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ इनडायरेक्ट वे में बातें की जा रही है, कहना कुछ और है, पर्पज कुछ और है, और कह कुछ और रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। सेम ऐसे ही सेक्सुअल इनुएंडो की जब बात करते हैं तो वहां पे कैरेक्टर कुछ और शब्द बोलेगा, लेकिन उस शब्द को जब आप पढ़ोगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी कि कैरेक्टर कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ये है सेक्सुअल इनुएंडो। ठीक है, जैसे एक हैमलेट में सीन है,
मैं आपको ना फोटो खींच के भेजूंगा, आप समझ जाओगे। एक हैमलेट और ओफेलिया के बीच में कन्वर्सेशन है, ठीक है, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे, वहां मैं फोटो खींच के भेजूंगा, उसको पढ़ना और समझ जाओगे आप हर कोई, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे मैं लाइन पढ़ रहा हूं, बस सुन लीजिए। हैमलेट कह रहा है कि लेडी शैल आई लाई इन योर लैप। ओफेलिया करिए नो माई लॉर्ड। फिर हैमलेट कह रहा है आई मीन माई हेड अपॉन योर लैप। ओफेलिया कह रही आह माई लॉर्ड। हैमलेट डू यू थिंक आई मीन कंट्री मैटर्स। तो ऐसे करके है पूरा। तो यहाँ पे जो है एक दूसरा सेंस है जो हैमलेट वो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, ओफेलिया से बातचीत के दौरान। मैं इसका फोटो खींच के भेजूंगा अपनी जानकारी के लिए, लेकिन एग्जाम्पल्स के रूप में नहीं आएगा आप लोग के वहाँ पे सिलेबस में। सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल इनुएंडो का यूज किसने किया है, तो विलियम शेक्सपियर ने किया है। आपको एक जानकारी के लिए पता जरूर होना चाहिए कि सेक्सुअल इनुएंडो कुछ होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनकी इनहेरेंट मीनिंग जो है हमारे फिजिकल बॉडी या कोई सेक्सुअल चीज़ों से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद से जो है हम आते हैं दूसरे फिगर ऑफ स्पीच पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो एक साथ कई हैं जिनका थोड़ा थोड़ा रिलेशनशिप एक दूसरे से है। इनुएंडो मेरे ख्याल से हर किसी को समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं आयरनी पे। आयरनी क्या है, कैन एनीवन टेल कि आयरनी का मतलब आपको क्या समझ में आता है। अभी कल हमने जो है रीता कुछ बोल रही थी तो बोला था मैंने कि रीता आयरनी का यूज कर रही है। तो कटाक्ष कैसे होगा, कटाक्ष बहुत तरीकों से हो सकता है। एक्चुअली जो हिंदी वर्ड है ना वो कम है, जैसे ना उसका मीनिंग अपोजिट होता है। ठीक है, एक काम करिए, पहले लिख लीजिए एक बेसिक चीज लिखिए। बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच we say one thing, we say one thing, but mean just the opposite, just the opposite। बस एक लाइन में पूरी बात को समझना है। हम कहते कोई बात है लेकिन समझते क्या है, उसके ठीक उल्टा समझते हैं, ठीक है। एक लाइन और लिख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। आयरनी इज द मोस्ट इंसल्टिंग फिगर ऑफ स्पीच, द आयरनी इज मोस्ट इंसल्टिंग, बस इतना, मोस्ट इंसल्टिंग एमंग ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच। आयरनी इज मोस्ट इंसल्टिंग एमंग ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच, ये बहुत बड़ी बात। आयरनी इज मोस्ट इंसल्टिंग एमंग ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच, ये बहुत खतरनाक है। सबसे ज्यादा इंसल्ट इसी में होता है, ठीक है। तो अब कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि आपसे मैं कुछ पूछ रहा हूं, है ना, तो आपने क्या किया कि आप जो है कुछ बता रहे हो, मैं आपसे मतलब ऐसे कुछ बातचीत हो रही है आपस में, और एक व्यक्ति कोई बार बार जो है, सपोज करिए 5 लोग बात कर रहे हैं, ऐसे एक सिचुएशन आपको बना रहा हूं। जैसे सपोज करिए 5 लोग किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी में एक बंदा जो है, ये हो रहा है भी सब लोग बोले, लेकिन एक बंदा बार बार मैं बताऊं अपना राय देने की कोशिश कर रहा है, और राय उसका जो भी वो बता रहा है सब बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है। तो इसलिए जो है, जो इसमें हेड है वो इसको कह रहा है तू चुप रह, तू मत बोल। तो ये जब कुछ बोलने की कोशिश करता है तो चुप करवा देती है, लेकिन ये मान ही नहीं रहा है। अब ये लोग बात कर रहे हैं, बार बार उसी में बोल रहा है, तो ये बहुत अचानक गुस्से हो गए। जो मतलब इसमें मेन पर्सन है वो बहुत गुस्सा हो गए। इन्होंने कहा हाँ तुम ही बताओ, अब हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, तुम ही सबसे बड़े आइंस्टीन हो, आओ बताओ क्या बता रहे हैं। तो ध्यान रखो यहाँ पे, अब उसने एक एक्सप्रेशन यूज किया, हाँ तुम ही बहुत बड़े आइंस्टीन हो, आ जाओ बता दो।
मतलब मैं हिंदी से ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब है कि तुम आइंस्टीन नहीं हो, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, सिर्फ उल्टा कहने की बात हो रही है। तो जब बात उल्टा कहना होता है, लेकिन और ये व्यक्ति को समझ भी जाता है सामने वाला, क्योंकि वो आप थोड़ा दूसरे तरीके से बोलते हो आयरनी, और चूंकि सामने वाला वो ऐसी सिचुएशन होती है कि वो 100% समझ जाता है कि मुझे क्या बोला जा रहा है, तो वो इंसल्ट भी बहुत फील करता है। तो ये चीजें हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आयरनी को देखते हैं कि कैसे आयरनी है। तो कुछ एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एक तो आप लोग को बहुत ही फेमस एग्जाम्पल याद होगा जब हम जूलियस सीजर पढ़ रहे थे। तो जूलियस सीजर वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है? आप लोग कोई मुझे लाइन बताएगा? उसी समय मैंने बताया था कि इसको एकदम याद रखिएगा। जी सर, बताइए। Brutus said he was ambitious and Brutus is an honorable man. बहुत सही। Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable मैन। वास्तव में ये ब्रूटस, ये एकदम आयरनी है। ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस, यहां ध्यान रखना, ब्रूटस एम्बिशियस किसको कह रहा है? सीजर को। लेकिन यहां पे ये बिल्कुल भी ये नहीं समझाना चाह रहा है कि सीजर एम्बिशियस था। ये बार बार अलग अलग एग्जाम्पल देके बता रहा है कि सीजर एम्बिशियस बिल्कुल नहीं था, और लास्ट में पूछ ही लेता है कि वाज सीजर एम्बिशियस। अगर वो चीजें आपके लिए कर रहा है तो क्या वो एम्बिशियस था? तो यहाँ पे सीधे सीधे आयरनी है कि ब्रूटस सेड दैट ही वाज एम्बिशियस, यहाँ पे ये कहना चाहता है कि वह एम्बिशियस नहीं था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कंट्राडिक्ट है, बात कुछ और कहना है लेकिन कुछ कह रहा है ठीक उसका उल्टा। और कोई एग्जाम्पल आप लोग? चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं आयरनी का। चलिए, एक बेसिक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आयरनी का ना, कि ठीक उसके अपोजिट बात होगी। एक तो और एग्जांपल मैं देखना चाह रहा था, यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जांपल्स नहीं हैं। एलेक्जेंडर पोप का रेपर लॉक में है। बताइए। तो जी याद नहीं है तो जी करता। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। हम हाँ ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है, कुछ ध्यान आ गया। ठीक है, देखिए जल्दी से। जैसे रेप ऑफ द लॉक की ही बात करना है तो चलो यहीं से देखते हैं क्या हुआ। ये कह रहे हैं, पूरी लाइन ना लिख के सिर्फ उतना ही लिख रहे हैं जो हमारे काम का है। स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अवेक। अभी क्या भैया ये कह रहे हैं कि जो लवर्स हैं स्लीपलेस लवर्स हो गए। अब कैसे स्लीपलेस हैं बताइए? दिन में 12 बजे उठ रहे हैं फिर भी ये स्लीपलेस होंगे? तो यानी क्या है यहाँ पे? ठीक उल्टा बोलना चाह रहा है पोएट कि ये बिल्कुल भी स्लीपलेस नहीं है, लेकिन दिन में 12 बजे उठ रहे हैं तो इसलिए उनके लिए स्लीपलेस बोला गया है। तो ये आयरनी है एक तरह से। और ये किसने बोला है? रेप ऑफ द लॉक में अलेक्जेंडर पोप ने बोला है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम इसके कुछ टाइप्स पे आ जाते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े। यस सर। बोल दिया करिए। हाँ चलिए, अब हम आते हैं, लिखिए टाइप्स ऑफ आयरनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ आयरनी। ये आप पे किसी बुक में नहीं दिया है, ठीक है? शायद ही कोई बुक हो जहां दिया हो। फिलहाल मैं अभी 5 बुक अपने सामने रखा हूं, वहां कहीं पर भी नहीं दिया है टाइप्स ऑफ आयरनी। तो ये देखिए, टाइप्स ऑफ आयरनी क्या होता है। आयरनी के 3 प्रकार होते हैं मेजर, ठीक है?
एक आयरनी होता है सबसे पहला वर्बल आयरनी, दूसरा आयरनी होता है ड्रामेटिक आयरनी, और तीसरा आयरनी होता है सिचुएशनल आयरनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तीनों आयरनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है कि हम लोग अक्सर जो यूज करते हैं, जो जानते हैं, वो वर्बल आयरनी को जानते हैं। इतना ज़्यादा ये यूज होता है कि हम वर्बल आयरनी को सिर्फ आयरनी मान लेते हैं और हमें पता ही नहीं कि ड्रामेटिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी भी होते हैं कुछ। तो स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले लेते हैं वर्बल आयरनी। ठीक है, वर्बल आयरनी में क्या होता है, एकदम सीधा सीधा जो हमने अभी डेफिनेशन लिखा था वही वर्बल आयरनी का है कि हम जो है जो चीज बोलते हैं उसके ठीक उल्टा समझने की कोशिश करते हैं। तो वही वर्बल आयरनी है। तो क्या डेफिनेशन इसको लिखें हमने जो ऊपर लिख लिया है डेफिनेशन वही है। अगर आप चाहें तो एक एक को बारी बारी से लिख भी सकते हैं, चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। एक और, जैसे सपोज करिए कि आप डॉक्टर के पास गए, परिभाषा लिखेंगे, ऊपर वाला डेफिनेशन डाल लें। हाँ, इसी में डाल लीजिए, ऊपर वाला डाल लीजिए इसी में। लेकिन ऊपर वाले में मैंने कुछ ऐसा लिखा नहीं, मैंने वहां पे ये लिखा कि जो हम बोलते हैं उसके ठीक अपोजिट समझते हैं, तो कॉमन ही बात है वहां पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, बस बहुत एक लाइन में लिखिए। लिटरल मीनिंग ऑफ व्हाट समवन सेज, literal meaning of what someone says is different from literal meaning is literal meaning of what someone says is different from and often, अब लिख रहा हूं मैं, and often opposite to what we actually mean, ठीक है, बात वही है, बस दूसरे तरह से कहा गया है। लिख लीजिए, किस लिए कि कंफ्यूजन ना हो। बाद में जब कुछ दिनों बाद आप नोट्स पलटोगे तो कहोगे अरे इसमें तो हमने डेफिनेशन ही नहीं लिखी है, तो क्या है। अब एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको दांतों में बहुत प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने आपके दांतों को उखाड़ दिया। और उखाड़ने के बाद आपसे जब कोई पूछा कि भाई कैसा रहा, मतलब आप गए थे डॉक्टर के पास, सब कुछ ठीक रहा, आपका दांत वात उखाड़ा गया, तो आपने कहा कि वेल दैट वाज प्लीजेंट। आपने क्या बोला, वेल दैट वाज प्लीजेंट। तो अगर आपने ये बोला कि दैट वाज प्लीजेंट, तो ये सिंपल सी बात है, आप ये कहना नहीं चाह रहे हैं। वास्तव में क्या है, ये आपके लिए बिल्कुल भी प्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आप आयरॉनिकल तरीके से बोल रहे हैं क्योंकि आपको ये गुस्सा लग रहा है कि सामने वाला तो जानता है मैं दांत उखड़वाने गया था तो मुझे पेन होगा, फिर भी लोग मजे के लिए पूछ लेते हैं कई बार। तो आपने ऐसे बोल दिया, ये वेल दैट वाज प्लीजेंट, लेकिन मतलब क्या है, इट वाजंट एट ऑल प्लीजेंट, इट वाजंट एट ऑल प्लीजेंट, ये बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं था। तो ये सिचुएशन है, एक सिचुएशन में आपने बोला है। ठीक है, तो ये है वर्बल आयरनी। अब यहां पे कुछ नीचे बातें लिख लीजिए। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आयरनी, ये आयरनी का सबसे कॉमन फॉर्म है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आयरनी, आयरनी का सबसे कॉमन फॉर्म है। दूसरी बात, ये नोट लिख ही लीजिए, सो कॉमन दैट
that when people mention irony, when people mention irony, मैं ऊपर लिख रहा हूं, when people mention irony, they often are actually referring to verbal irony. स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये बाद में मैंने इधर लिखा है. So common that when people mention irony, they often are actually referring to verbal irony. तो ये है, बस एक बेसिक चीज हमने समझ लिया, और जो हमने अभी ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे वो सब वर्बल आयरनी के एग्जाम्पल थे. आगे बढ़े, इसमें ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं था. यस सर. अब आते हैं ऐसी चीजों को जो हम बहुत कम जानते हैं और बहुत कम समझते हैं. उस आयरनी का नाम है ड्रामेटिक आयरनी. क्या कोई जानता है ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है? कैन एनीवन टेल समथिंग? जो सर ड्रामा में यूज होता है. ड्रामा नहीं, कहीं पर भी यूज हो सकता है, हाँ, लेकिन ड्रामा में ज्यादा यूज होता है. लेकिन स्पेशली उसी में यूज होता है. लेकिन क्या है ये ड्रामेटिक आयरनी? फिलहाल ड्रामा मत समझिए आप, कहीं भी यूज हो सकता है. ठीक है, जो चीज कही जा रही है कहीं पर भी यूज हो सकता है. आप बताइए ड्रामेटिक आयरनी का मतलब क्या है? तो बोल के होती है, इसको एक्शन की फॉर्म में हो सकता है, ड्रामेटिक आयरनी एक्टिंग की फॉर्म में. अच्छा, शब्दों पे जा रहे हैं आप लोग. अच्छा ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ड्रामेटिक आयरनी का. देखिए ड्रामेटिक आयरनी होता क्या है कि स्पेशली जब आप देखते हैं कि कहीं पर जैसे कोई प्ले हो रहा है या कोई भी एक्टिंग हो रही है, तो जब भी एक्टिंग होती है, कुछ भी प्रेजेंट किया जाता है, तो एक दर्शक होते हैं, ऑडियंस होते हैं जो बैठे होते हैं, और एक तो जो एक्टर्स होते हैं जो स्टेज पे एक्टिंग कर रहे होते हैं. तो ड्रामेटिक आयरनी इससे क्रिएट होती है कि जो स्टेज पे एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, वहां पे जो आपस में उनके बीच चीजें हो रही हैं वो ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि उनको दूसरे की चीज नहीं मालूम है, या जो भी स्टोरी चल रही है उसमें ये होता है कि जो एक्टिंग कर रहे हैं एक दूसरे से अननोन बन के एक्टिंग करते हैं, लेकिन ऑडियंस को बीच बीच में पता चलता रहता है. कैसे? जैसे मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूँ इयागो का. इयागो जो प्ले है, जो आपका ओथेलो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, इसमें जो इयागो और आपका जो है हीरो का नाम क्या है, ओथेलो, इनके बीच जो कन्वर्सेशन होता है और जो भी स्टेज पे होता है वो ड्रामेटिक आयरनी है. कैसे? आप देखते हैं कि इयागो बार बार हम लोगों को एसाइड और सालिलिक्वी के माध्यम से, ठीक है, एसाइड और सालिलिक्वी के माध्यम से हमें बार बार बताता है कि उसका प्लान क्या है. वो बार बार हमें ये बताता है कि उसका प्लान क्या है, ओथेलो को यूज करना है. यहाँ तक कि वो उसके लिए भी बताता है जो इयागो के साथ हमेशा रहता है, और इयागो प्लान करता है कि तुम्हारी शादी हम करवा देंगे ओथेलो से. ठीक है, हाँ, रोडेरिगो. तो अब क्या है कि ये बार बार ये चीज इयागो हमसे बताता है, ऑडियंस से बार बार बता रहा है. इस ऑडियंस से कैसे बताएगा? कोई कैरेक्टर अगर बात करना चाह रहा है ड्रामा में ऑडियंस से, तो दो माध्यम है उसके पास, एसाइड और सालिलिक्वी. जब वो सालिलिक्वी करता है तो कोई नहीं होता स्टेज पे, सिर्फ वो बात करता है. और जब एसाइड वो यूज करता है तो उस दौरान स्टेज पे लोग होते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं पता चलता कि ये कह क्या रहा है, फुसफुसा क्या रहा है, लेकिन हमको सब पता चलता है. ठीक है, तो अब क्या है, ऑडियंस को तो सब पता है. ठीक है, जब आप कोई मूवी देखते हैं तो देखते हैं ना, विलेन प्लान करता है कि हम हीरो को ऐसे मारेंगे वैसे करेंगे, तो ऑडियंस को तो सब पता चल रहा है कि आगे क्या होने वाला, लेकिन हीरो को नहीं पता है आगे क्या होने वाला है. ठीक है, तो यही चीज ड्रामेटिक आयरनी है कि जब हीरो को कोई चीज पता है, जैसे ओथेलो क्या है, हम सारे ऑडियंस को ये पता है कि ओथेलो को बेवकूफ बना रहा है इयागो.
ठीक है। लेकिन ओथेलो को क्या लग रहा है कि इयागो उसका सबसे बढ़िया मित्र है, ठीक है। वो बार बार इयागो के लिए क्या वर्ड यूज करता है, ऑनेस्ट वर्ड यूज करता है। यहां तक कि लास्ट सीन में जब वो अपनी वाइफ को मार देता है, ठीक है, डेस्डिमोना को, उस समय तक जब तक इमिलिया उससे आती है, पूछती क्यों मारा, तो उसके हस्बैंड का नाम लेता है, यानी इयागो का नाम लेता है, और बार बार उसके लिए ऑनेस्ट वर्ड का यूज करता है। तो यानी जो ऑडियंस समझ रही है वो चीज जो वहां पे कैरेक्टर है वो नहीं समझ पा रहा है। यानी कैरेक्टर और ऑडियंस के बीच में जो ये अपोजिट वाला रिलेशन है, इसी को आप बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। यानी हमें पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, हमें पता है वो बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन सामने वाला उसको अच्छा समझ रहा है। तो ये चीज है ड्रामेटिक आयरनी। क्लियर हो रही है बात इतनी? तो अब इसके लिए नोट कर लीजिए। जी सर, जी सर। 12th नाइट में भी था जी, दिखाई देता ना जो मारिया वाला लेटर रहता है। जितना है सब जगह, सब ड्रामा में, आप मूवी का एग्जांपल ले लीजिए, जितना है सब जगह ड्रामेटिक आयरनी जम के यूज है ना। मतलब वही चीज जो ऑडियंस को तो पता चल जाता है, क्योंकि कैरेक्टर बता देता है असाइड या सालोलिक्वी के माध्यम से, या कुछ लोगों से बात कर रहा है वहां हमें पता चल जाता है। लेकिन जब सामने वाला वो कैरेक्टर आएगा तो उससे दूसरी तरह से बिहेव करेगा। तो ये चीजें हैं। तो अब नोट करिए इसको। अ प्लॉट डिवाइस, ये क्या है? एक तरह से ये प्लॉट डिवाइस है, ठीक है। यानी एक कहानी में एक डिवाइस होता है, ठीक है, स्टोरी की एक डिवाइस है। दैट हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन अ कैरेक्टर, दैट हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, बिटवीन अ कैरेक्टर्स अंडरस्टैंडिंग of a given situation and that of the audience, ठीक है। अ कैरेक्टर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ गिवन सिचुएशन, कोई एक सिचुएशन है उसमें जो कैरेक्टर अंडरस्टैंड करता है और जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो उसके बीच जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को हम बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। जैसे हम सभी को पता है कि, देखिए, हम सभी को पता है कि डेस्डिमोना ईमानदार है, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं। लेकिन ओथेलो को लगता है कि डेस्डिमोना एडल्ट्रेस है, ठीक है, डेस्डिमोना का कहीं दूसरी जगह संबंध है, ठीक है, उसका चक्कर चल रहा है, ठीक है, कैसियो के साथ। तो ये हम जो ऑडियंस बैठा है उससे सब पता है कि नहीं हो रहा है, कैसियो के साथ इसका कुछ नहीं है, लेकिन ओथेलो ये बात नहीं समझ रहा है। तो एक ही सिचुएशन पे ऑडियंस का पर्सपेक्टिव कोई और है, और जो वहाँ कैरेक्टर जो वहाँ रोल अदा कर रहा है उसका पर्सपेक्टिव कुछ और है। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं ड्रामेटिक आयरनी। और मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको ओथेलो का दिया, ठीक है। क्लियर है सभी को ये बात? यस सर, यस सर। हाँ, चलिए, बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत कम लोग जानते हैं अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, और जो नेक्स्ट है उसको बोलते हैं सिचुएशनल आयरनी। सर कोई एग्जांपल लिखवा दीजिए इसका। अच्छा, लिखवा दें, एक मिनट। एक्चुअली ना वो पूरा कहानी टाइप का बताना पड़ेगा कि मतलब उसका रिलेशन उससे। एक काम करूंगा मैं कहिए तो फोटो खींच के जो है इसका भेज दूंगा, जो सिचुएशन है इसका, है ना, पूरा इसको आपने समझ लिया है ना। एक काम करिए, स्पेस थोड़ा सा छोड़ दीजिए, है ना। आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। तो इसीलिए ना हम इसका आपको पीडीएफ ही भेज देंगे, आप लोग वहां से ठीक है। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा पीडीएफ है एक, उसमें तीनों को बहुत अच्छे से समझाया गया, वो भेज दूंगा मैं आप लोग को। पूछ रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न आ सकता है इस पर? आपको ना ये स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी,
ठीक है, तो जो हमने डेफिनेशन आपको बताया है वही डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल एक्चुअली एग्जाम्पल ये समझने वाली चीज है ना, तो उस तरह से एग्जाम्पल नहीं दे पाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। या तो इस तरह से दे सकता है कि कोई लाइन दे दे और यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओथेलो है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडियंस, सो इट मे बी कॉल्ड, ऐसे करके कुछ उल्टा सीधा मतलब बना के पूछ सकता है। एक्चुअली ये ड्रामेटिक आयरनी जो है ना, इस डिवाइस को इसलिए समझना जरूरी है कि आप जब प्ले को पढ़ें तो समझें, ठीक है, और आयरनी के एक एग्जाम्पल के रूप में कहीं पर भी आए तो आप बता सकें। और स्पेशली जब लॉन्ग आंसर लिखते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट आंसर, वहाँ पे इसका ज़्यादा यूज होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन की बजाय, एमसीक्यू की बजाय, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी जानकारी ज़रूरी थी, ठीक है। अगर उसे क्वेश्चन बनाना होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन वो कोटेशन से नहीं बनाएगा, वो इसकी जो ड्रामेटिक आयरनी है इसके डेफिनीशन पे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। 4 डेफिनीशन दे देगा अलग अलग प्रकार से, और एक जो होगा डेफिनीशन वो वाली वो होगी जो हमारी डेफिनीशन है। इतनी बात क्लियर हो रही मनोज जी? यस सर। तो डेफिनीशन आपको पता ही है। अब आगे बढ़ते हैं सिचुएशनल आयरनी। इसमें क्या होता है, नोट ही कर लीजिए, सिचुएशनल आयरनी नोट कर लीजिए पहले। एन अनएक्सपेक्टेड पैराडॉक्सिकल, अब पैराडॉक्स आप लोग जानते नहीं हैं, बस इतना समझिए, उल्टा। अनएक्सपेक्टेड, पैराडॉक्सिकल, और बस इतना ही लिखिए, ज्यादा लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। टर्न ऑफ इवेंट्स, मतलब कोई ऐसा इवेंट अचानक टर्न हो जाए, आपके सोच के विपरीत हो जाए। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर वहां से आप समझोगे। तो अनएक्सपेक्टेड, पैराडॉक्सिकल, टर्न ऑफ इवेंट। आप सभी ने एक स्टोरी पढ़ी होगी, शायद आप लोग को याद हो, इंटरमीडिएट में था कभी, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, या गिफ्ट ऑफ द मैगी कह लीजिए, जो भी आप समझिए इसको। किसी ने पढ़ा है ये? सर यूपी बोर्ड तो नहीं, मैंने इसको पढ़ा था, यूपी बोर्ड के साथ स्टोरीज में था, पता नहीं कब था, छोड़ो रहने दो। तो इसमें स्टोरी क्या है ना कि 2 कैरेक्टर हैं। ये स्टोरी बहुत जबरदस्त है। मतलब क्रिसमस के अवसर पे ना दोनों एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। जैसे क्रिसमस आप सभी को पता है क्रिश्चियंस में ठीक है, जो है क्रिसमस जो है क्रिश्चियंस में बहुत ही पॉपुलर, आप लोग को पता है, फेस्टिवल होता है। तो इस दिन हर कोई जो एक दूसरे को चाहता है वो गिफ्ट देना चाहता है। तो ऐसे ये लोग भी एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है। हर क्रिसमस पे कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। तो अगला जो क्रिसमस आने वाला है उसके लिए इनकी तैयारी चल रही है कि हम एक दूसरे को क्या गिफ्ट देंगे। तो इसमें जो हीरो है, हीरोइन है, दोनों बहुत स्मार्ट, बहुत ही खूबसूरत हैं, और दोनों के पास एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसा पोजीशन है, जो लाइन बहुत गजब का है कि मतलब हर किसी के पास एक ऐसा पोजीशन होता है जिस पे वो प्राउड फील कर सकता है। तो इन दोनों के पास एक बहुत अच्छा पोजीशन था। जो हमारा हीरो है, ठीक है, मुझे नाम वगैरह चूंकि बहुत पहले की कहानी है तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो इसमें क्या है, ये हमारा हीरो है और ये जो है हमारी हीरोइन है, ठीक है। अब ये मैं बाल लंबे क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो हमारी जो हीरोइन है इनके पास बहुत बड़ा पोजीशन है, और पोजीशन क्या है, इनके बाल है, इनके खूबसूरत लहराते हुए बाल, ये इनकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। और हर कोई इनके बालों की तारीफ करता है, हर कोई सोचता है कि काश इनके जैसे मेरे बाल रहते, मतलब मेल नहीं सोचते हैं, फीमेल सोचते हैं। तो हर कोई ऐसा सोचता है। और जो है हमारा हीरो है ना, ये हीरो भी कम नहीं है, ये हीरो हैंडसम तो है ही, लेकिन ये इसके पास एक घड़ी है, बहुत ही बढ़िया घड़ी है। और ये घड़ी जो है इसके पूर्वजों की है, इसके दादाजी ने पापा जी को दिया, पापा जी ने इसको दिया। और ये जो इसके पास वॉच है, ये वॉच गोल्डन वॉच, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत। तो जब ये वॉच को पहन के चलता है तो लोग कहते हैं वाह तुमने क्या घड़ी पहनी है, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ क्या है
कि इसके वॉच में गड़बड़ी हो गई है। इसका वॉच का जो है ना, आप ये कह लीजिए कि जो बैंड होता है, तो बैंड में एक छोटी सी क्लिप होती है, वो निकल गई है, जिससे वो बांध नहीं पा रहा है। तो अभी क्या है कि इसका वॉच घर पे रहता है ड्रावर में, और एक्चुअली चूंकि गोल्डन वॉच है ना, तो जो छोटी सी क्लिप भी आती है उसमें लगाने वाली, ठीक है, वो भी महंगी आती है, और इतना पैसे इसके पास है नहीं, गरीब है। तो अब क्या है, और फैमिली के खर्चे भी चलाने हैं, तो मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों को गिफ्ट देना है एक दूसरे को। तो अब ध्यान देना, सिचुएशन ये चल रही है कि ये जो हमारा हीरो है, ये सोचता है हम अपनी हीरोइन को क्या गिफ्ट देंगे, अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट देंगे। तो ये सोचता है कि इसके बाल बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर इन बालों पे क्या हो कि एक मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती ना बालों पे लगाने वाली, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, तो ये कहता है कि अगर मैं इसके बालों पे लगाने के लिए मतलब कुछ एक बेहतरीन चीज़ें लेके आऊँ, ठीक है, जिसे लगाए तो बहुत खूबसूरत लगेगी, ठीक है। तो ये इनकी सोच है कि इसके बाल तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन लगाने के लिए कुछ बेहतर चीज़ अगर मैं दे देता तो बहुत बढ़िया रहता, ठीक है। तो स्पेशली कॉम्ब की ही बात हो रही है। अब कॉम्ब डिफरेंट प्रकार के कॉम्ब होंगे पता नहीं, लेकिन ये बहुत ही सुंदर बढ़िया कोई कॉम्ब देना चाहते हैं जो इसके बालों को संवारने में इसकी हेल्प करे, ठीक है। अब ये क्या है कि ये जो हीरोइन है ये भी अपने पति से बहुत प्यार करती है, और ये क्या कहती है कि मैं अपने पति के पास घड़ी तो है, वॉच तो है, लेकिन उसमें जो है वो उसे लगा नहीं पाते हैं। तो बैंड को अटैच करने के लिए जो भी ज़रूरत है वहाँ पे चेन की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली चेन समझ लीजिए, चेन खराब हो गया और चेन की ज़रूरत है। तो ये कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए वॉच के लिए चेन की व्यवस्था करूँगी। तो अब देखिए तैयारी शुरू हो गई। अब ये क्या करते हैं, ये सोच लिए रहते हैं, अपने वॉच को लेके जगह जगह जाते हैं, और वहाँ जा के पता करते हैं कि इस वॉच की कितनी कीमत लगेगी और उसमें बढ़िया वाला कॉम्ब कितने का मिल जाएगा। तो ये तो अपना जाके पता कर चुके हैं, और बस अब दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी घड़ी को बेच चुके हैं, और बेच के इन्होंने क्या खरीद लिया है, बहुत ही खूबसूरत कॉम्ब और बालों को सजाने संवारने वाली चीज़ें ले ली, ठीक है। अब जो हमारी हीरोइन है ये रोज़ एक एक पैसे इकट्ठा कर रही है, ठीक है, रोज़ एक एक पैसे इकट्ठा कर रही है, लेकिन फिर भी जब क्रिसमस आने वाला है तो इसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि ये वॉच की चेन खरीद पाए। तब ये क्या करती है, तब इसके पास जब कोई चारा नहीं बचता है तो फाइनली ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लेती है, जो कि बहुत ही खतरनाक डिसीजन है, और ये जाके अपने बालों को ही बेच देती है। जो इसके खूबसूरत लहराते हुए बाल थे, ये जाती है सैलून और वहाँ पे अपने बाल को बेच देती है, और उसके बदले में उसे पैसे जो प्राप्त होते हैं, फिर उससे और सारे पैसे जो पहले के थे उससे मिला के ये क्या खरीद लेती है, इसकी चेन खरीद लेती है। और उसके बाद जब जिस दिन क्रिसमस आता है तो ये तो अपने बालों को ढकी रहती है, जैसे पीछे की ओर है तो किसी तरह से, है ना, दुपट्टे की सहायता से। वैसे अब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को देना चाहते हैं, और दोनों अपने हाथ में पीछे छुपाए हुए अपने गिफ्ट को लेके आते हैं देने के लिए एक दूसरे को। और उस समय सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो जाती है जब ये निकाल के कॉम्ब देता है उसके हाथों में, और वो अपने हाथों से निकाल के चेन देती है। दुख की बात यह है कि दोनों जो दूसरे के लिए गिफ्ट लाए हैं वो दोनों गिफ्ट दोनों के काम आने वाली नहीं है ना। तो न तो उसके पास बाल हैं कॉम्ब को यूज करने के लिए उस तरह से, और न ही इसके पास घड़ी है कि ये चेन को यूज करे, ठीक है। तो ये जो आयरनी है इसको सिचुएशनल आयरनी कहते हैं, कि सिचुएशन ठीक उल्टा हो जाए। तो बस ये समझना, यानी ये क्या है, टर्न ऑफ इवेंट, ठीक है। इवेंट एक तरह से जैसे एकदम अपोजिट इवेंट एक दूसरे के हो जाए, कि आप जो कर रहे हैं उसके ठीक उल्टी सिचुएशन हो जाए, तो इसी को बोलते हैं सिचुएशनल आयरनी। मेरे ख्याल से कहानी के माध्यम से सबको बहुत बढ़िया समझ में आ गया। आयरनी आप लक या आयरनी आप फेट, हाँ, अपने हिसाब से आप समझने के लिए बना लीजिए, आयरनी आप लक, आयरनी आप फेथ। तो यही है सिचुएशनल आयरनी। अब आप लोग ये बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन, जब मैं इसको पढ़ता था तो अक्सर हम लोग आपस में पूछते थे कि ये बताओ इसमें बलिदान जो है, यानी दोनों ने एक दूसरे के लिए बलिदान किया है, सेक्रीफाइस किया है, किसका सेक्रीफाइस बड़ा है? लेडीज का सर जी। लेडी का, वो बाल अपना कर दी तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर दी है।
और लहराते हुए बाल थे उसके, वो चले गए। बहुत बड़ी बात है सर, नेचुरल थी ये सर। अच्छा ये बात है। अच्छा और हीरो का तर्क? अरे सर उन्हें दादा की घड़ी बेच देता तो बड़ी बात नहीं हुई वही। अच्छा ये घड़ी से काम किया, घड़ी के बिना काम चल सकता है, लेकिन बालों के बिना काम थोड़ा चल पाए। अच्छा सर बाल तो फिर आ जाएंगे, घड़ी थोड़ी आएगी सर। गर्ल्स के लिए बाल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। रीता नहीं बोल रही हैं। हाँ सुनीता जी बहुत बढ़िया। रीता बताइए क्या बोल रही है? मुझे लगा क्लास नहीं चलेगा, मिस कर दिया मैंने सर। सर कह रहे हैं गर्ल्स के लिए बाल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं उनके लिए। अच्छा अब एक बात समझिए सुनीता जी। हाँ सर। जब कोई तर्क करते हैं कि कौन ज्यादा सेक्रीफाइस इम्पोर्टेंस है, तो उसमें तर्क में ये आता है कि कौन चीज वापस लौट के आ सकती है। ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए बाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेचारे के लिए घड़ी भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को एक दूसरे के खोने पे दुख तो होगा ही, लेकिन यह है कि एक दुख हमेशा आपको परेशान करती रहेगी, क्योंकि वो चली गई दोबारा वापस नहीं आ पाएगी। ठीक है, लेकिन जो इसके बाल हैं आने वाले समय में, आज नहीं लेकिन एक भाई 5 महीने बाद 6 महीने बाद जब फिर वैसे बाल आ जाएंगे, तो इसने जो गिफ्ट दिया है इसके गिफ्ट का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन जो उसका गोल्डन वाट के लिए चेन लाई है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब बलिदान की बात की जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ जो मेल वाला है इसका बलिदान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट हाँ तो ये चीज है। अच्छा हाँ कभी मैंने पढ़ा था, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है कब किस क्लास में पढ़ा था। सर 9th में था सर। 9th। हाँ तो ये आप लोग याद कर लेना। एक्चुअली ना आप लोग बहुत सी चीजें याद रखिए। आपसे एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी, चूंकि ये जो आपका एलटी ये जो एग्जाम है ना, यहाँ पे ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके हाई स्कूल से इंटर तक के सिलेबस में कोई स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है ना, सिर्फ यही नाम पूछ सकता है कि इसका राइटर कौन है। तो छोटी छोटी चीजें आप लोग बहुत ध्यान रखिए। जैसे गिफ्ट ऑफ द मेजाई, ये बहुत ही फेमस किसी राइटर का है, शायद गाय दी मापसंत का है, बहुत ही बड़े राइटर थे वो। तो आप लोग एक बार ध्यान रखना, इसको जरूर इंटरनेट पे सर्च करना कि गिफ्ट ऑफ द मेजाई किसने लिखा है। और शॉर्ट स्टोरी के फील्ड में, स्टोरीज के फील्ड में गाय डी मापसंत बहुत ही बड़े राइटर हैं, रशियन राइटर थे। ठीक है, तो हमको शॉर्ट स्टोरी वगैरह भी जो फेमस राइटर्स हैं उनके जानना पड़ेगा। यहीं पे अब चूंकि गिफ्ट ऑफ द मेजाई ये शायद हेमिंगवे की भी है। अब हम ऐसे तो कुछ नहीं बोलते हैं, आप तो जानती हो ना मेघा जी। हम इसको देख लीजिए आप लोग, क्योंकि हमें बहुत पहले से वो स्टोरी यहाँ पे फ्रेम था तो मैंने आपको बता दी। आप देख लेना किसकी है, जिसकी भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में आप लोग भेज देना। ठीक है, हम लोग ग्रुप में बहुत सी बातें करेंगे अभी। अच्छा एक दूसरी चीज़ ये है कि आप जब शॉर्ट स्टोरी की बात आ गई है तो यहीं पे ध्यान रखना 2-3 और राइटर, और सबसे बड़े राइटर जो शॉर्ट स्टोरी के कुछ राइटर बहुत ही फेमस हैं, और एक राइटर का नाम है ऑस्कर वाइल्ड या ऑस्कर विल्डे बहुत लोग बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। इनकी 2-3 स्टोरीज हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, और एक स्टोरी तो किसी को भूलना ही नहीं चाहिए, 9th या 10th में था, जिसमें लाइन है अबाबिल अबाबिल हैं। किसी को याद आ रहा है वो कौन सी स्टोरी? हैप्पी प्रिंस, द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, तो इसको कुछ चीज़ें तो याद रखना ही है आपसे, बहुत ही फेमस है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्पेशली उस एग्जाम्स में जहाँ पे बोल दे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो ये बड़े राइटर्स हैं और ये बड़े वर्क हैं जो किसी यूनिवर्सिटी किसी स्कूल के सिलेबस में स्टोरीज रहती हैं, बहुत जम के पूछी जाती हैं। तो द हैप्पी प्रिंस। इसी समय में एक और राइटर हैं, इंडिया के राइटर हैं, और मैं उसके स्टोरी का नाम बता रहा हूँ, देखता हूँ कौन बताता है। ये भी शायद था इंटरमीडिएट में, द एस्ट्रोलॉजर्स डे। जी हाँ सर, वो जो डाकू रहता है और फिर वो बन जाता है। ठीक है, ये आर.के. नारायण। हाँ जी सर, बोला आर.के. नारायण सही है। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिए, ये सब जेम्स हैं, बहुत ही गोल्डन स्टोरीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया? आयरनी देख लिया हमने, आयरनी के तीनों टाइप देख लिए। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा।
और हम आपको जो है इसका फोटो PDF भेज देंगे ताकि आप आयरनी के पूरे पॉइंट्स को खूब बढ़िया से नोट कर लें। आयरनी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो है मेरे ख्याल से आप सभी को जाना होगा। मनोज जी। जी सर। क्लास एंड करें, आपको जाना होगा। हाँ सर। चलिए ठीक है। तो आज नहीं जाएंगे तो फिर एक और छोटा सा पढ़ाना चाहते हैं, सरकाजम पढ़ा दें? ठीक है सर। यस सर। क्योंकि इससे कनेक्टेड है ना, तो इसलिए सोच रहे हैं अभी पढ़ लीजिए आप। पढ़ा दीजिए सर जी, अगर छूट जाएगा तो वीडियो बाद में देख लेंगे। हाँ चलिए, तो अब अगली हेडिंग डालिए सरकाज्म। बहुत ही फेमस है सरकाज्म, आयरनी से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। और सरकाज्म आयरनी में थोड़ा सा ही अंतर है। कोई बता सकता है भाई आयरनी और सरकाज्म में क्या अंतर है? कैन एनीवन टेल समथिंग? क्योंकि जब किसी को इंसल्ट करना होता है ना, सुन लीजिए एक सेकंड, जब किसी को इंसल्ट करना होता है ना तो हम या तो आयरनी का यूज करते हैं या सरकाज्म का यूज करते हैं, ठीक है। कहते ना कि उसका जो रिमार्क था वो बहुत सरकास्टिक था, ठीक है, यानी उसने सरकाज्म का यूज किया, ठीक है। सरकाज्म सर जी वो छुपी नहीं रहती, डायरेक्टली रहती है, ओपन रहती। ठीक है ठीक है। मेघा जी कुछ बोल रहे थे। सरकाज्म से हंसी उड़ाई जाती है किसी की, जैसे टीचर को पता होता है कौन सा बच्चा कहता है, लेकिन फिर वो सब बच्चों से कहता है यू आर ऑल आर इंटेलिजेंट। हाँ चलिए, तो एक काम करिए, लिख लीजिए। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच we do not state the contrary, हम उल्टा नहीं करते हैं। we do not state the contrary of what we mean, of what we mean। in it, इसी के बाद अगला, इन इट वी रियली मीन, हम वही समझते हैं, वही समझाना चाहते हैं। एग्जैक्टली व्हाट वी से, एग्जैक्टली व्हाट वी से, ठीक है। बस इतना ही लिखिए, लेकिन पर्पज एकदम क्लियर रहता है। पर्पज यहाँ पे एकदम क्लियर आपका रहना चाहिए कि पर्पज आप किसी व्यक्ति से घृणा करते हो, तो कंटेम्प्ट होता है, घृणा के दृष्टिकोण से आप बोलते हैं कंटेम्प्ट, ठीक है, TEMPT, ठीक है, कंटेम्प्ट। और दूसरा क्या हो सकता है? रिडिक्यूल, आप उसको रिडिक्यूल करना चाहते हो, ठीक है, कंटेम्प्ट, रिडिक्यूल, यह ध्यान रखना, ठीक है। यानी सीधे सीधे जो बात, मतलब जो इसमें कुछ उल्टा तरीके से नहीं कहेंगे, जो कहना है सीधे मुंह पे कह रहे हैं। उसमें क्या हो रहा था, थोड़ा उल्टा कहते हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोचोगे तब समझ में आएगा। आयरनी में आएंगे कहना हाँ तुम बहुत बड़े आइंस्टीन हो, तुम ही बता दो सब, तो आयरनी हो गया। यहां पे क्या कहेंगे, हाँ तुम तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, आओ बताओ। अब यहां क्या समझ में आया? ये सरकाज़म है। मतलब देखिए यहाँ पे, यानी जो बात कहना है, ये वाला भी सरकाज़म नहीं है, ये भी आयरनी है। अब जो बोलूंगा ये समझना, ये सरकाज़म है। एक एग्जांपल लेते हैं। सरकाज़म थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट क्या, बस एग्जांपल्स उस तरह के चाहिए। एक काम करते हैं, पहले हम आपको डे टू डे लाइफ से एक दो एग्जांपल समझा लेते हैं। एक मिनट, बस एक एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे सिंपल वे में अगर हम कोई चीज कहना चाहते हैं, ठीक है, और सीधे वही चीज कहते हैं, तो वो है सरकाज़म। एक एग्जांपल में बढ़िया सा ढूंढ रहा हूं, थोड़ा सा लाइन पे ही रहेंगे आप, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, सर्टेनली
certainly God did not make man and leave it to Aristotle to make him rational. Aristotle to make him rational. ये बोला है जॉन लॉक ने, ठीक है, बहुत ही बड़े राइटर हैं विक्टोरियन एज के। तो अब ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि सर्टेनली गॉड डिड नॉट मेक मैन। अब ये जो बात कहना चाह रहे हैं ये सीधे सीधे सरकाजम है, जो बात है सीधे सीधे बोल रहे हैं कि बिल्कुल गॉड ने मनुष्य को नहीं बनाया और लीव इट टू अरिस्टोटल, और ये अरिस्टोटल पे छोड़ दिया कि भैया एक काम करो, तुम ही जो है तुम उसको रैशनल बना दो, यानी तुम उसको बुद्धिमान बनाओ, तुम उसको सोचने की क्षमता दो, ठीक है। तो चूंकि अरिस्टोटल बहुत बड़े फिलोसफर हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं और मैन के बारे में बहुत बताते हैं कि इमिटेशन करता है, ये करता है, वो करता है, तो लॉक ने एक तरह से इनके ऊपर कटाक्ष किया है, ठीक है, कि ठीक है अरिस्टोटल को ही ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि यही मनुष्य को क्या बनाएंगे, उसको रैशनल बनाएंगे। तो जो बात हो रही है ना सीधे सीधे कह दी जा रही है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है और इसलिए क्या हो गया आपका सरकाजम हो गया। ठीक है, और भी कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम कल देखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स बुक में नहीं मिल रहे हैं तो मुझे कुछ और खोजने पड़ेंगे। और बाकी जो है क्योंकि आज का टाइमिंग हो गया है तो कल फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब आप लोग यदि सरकाजम के कुछ अच्छे एग्जाम्पल खोज सकते हैं तो निश्चित रूप से खोजिए और ग्रुप में भेजिए, ठीक है। से जैसे हिंदी में कहते हैं क्या कि हरिश्चंद्र हो गया, तुम ही हरिश्चंद्र की औलाद हो, ऐसे लोग बोले थे, हरिश्चंद्र की वंशज जो बहुत सच्चे हो, ये है ना, ये सरकाजम के अंतर्गत आएगा। नहीं, एक चीज यहाँ पे समझना पड़ेगा, सरकाजम और आयरनी में जो बेसिक डिफरेंस है ना वो यही है कि आयरनी में ठीक उल्टा होता है, बोलना होता है। तो अगर आपने कह दिया आप हरिश्चंद्र की औलाद हैं, इसका मतलब आप सीधे सीधे ये बोलना चाहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, है ना। तो ये आपका उल्टा हो गया, तो ये आयरनी की कैटेगरी में चला जाएगा, है ना। एक्चुअली मुझे सरकाजम के बहुत अच्छे एग्जाम्पल तुरंत दिख नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी कल मैं बताऊंगा और अच्छे एग्जाम्पल ढूंढ के, ठीक है। सर ये जो आर्नोल्ड वगैरह जो क्रिटिसाइज करते थे सीधे सीधे, तो सर ये सरकाजम बिल्कुल, जो सीधे सीधे क्रिटिसाइज किया जाएगा ना वो सरकाजम की कैटेगरी में, बिल्कुल बिल्कुल वो सरकाजम की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सीधे सीधे जब भी कोई क्रिटिसाइज किया जाएगा, क्रिटिक किया जाएगा और जो बात है सीधे बोल दी जाएगी तो वो सरकाजम की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। तो बाकी जो है बस इतना ही समझिए, ज़्यादा समझने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकाजम के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमारे पास लिटरेचर में नहीं मिलते हैं। ये एक्चुअली ना प्रोज का स्टाइल है, जो सरकाजम है ये ज़्यादातर प्रोज में यूज किया जाता है, तो इसीलिए हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। बोलचाल की भाषा में सरकाजम का यूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें लिटरेरी एग्जाम्पल नहीं मिल रहे हैं। बस ये समझिए कि जो चीज़ कहना है ना आप सीधे सीधे बोल दे रहे हो सामने वाले को, और आप वास्तव में बिल्कुल भी वैसा समझना नहीं चाहते हो। तो जब इस तरह की बात हो तो सरकाजम की कैटेगरी में आएगी, सीधे सीधे कटाक्ष कर दीजिए, ठीक है। तो बाकी जो है अगली क्लास में जो है और एग्जाम्पल्स लेंगे। अब जो टीजीटी वाले जितने भी लोग हैं वो ग्रुप को छोड़ सकते हैं, और जो है जूनियर वाले जो बच्चे हैं उनको हम थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। तो जो सिर्फ टीजीटी वाले हैं वो जा सकते हैं क्लास को छोड़ के। कल तो सर संडे बंद रहेगा, मंडे को आपको पता है ना कि मंडे को क्लास नहीं रहेगी, इसीलिए हमने सैटरडे को क्लास कर दिया है। अच्छा नहीं, हम आपको भेज देंगे ग्रुप में, कुछ प्लान चेंज हुआ है मनोज जी, तो हम ग्रुप में टाइम टेबल बना के भेज देंगे अभी। ठीक है सर, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सिर्फ जो है अभी असिस्टेंट टीचर वाले ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं सिर्फ वो लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ बातें करेंगे उससे रिलेटेड। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, लिंक वही है, अगर कोई है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा असिस्टेंट टीचर वाले की जो तैयारी कर रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो एक बात समझिए, जितने भी लोग असिस्टेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं हम कल जो मैंने बताया था उसकी तैयारी हो गई, सबने कर लिया उसको?